वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। उससे रिलेटेड गंगा नदी में दाहिने साइड में मिलने वाली सहायक नदियाँ, गंगा नदी के बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंट्रो क्लास में हमने आपको बता दिया था ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ये तीन नदियां ऐसी थी जो हिमालय के उत्थान से पहले इनका उत्थान हो चुका था और हिमालय के उत्थान से पहले ये बह रही थी, इसलिए इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। ये नदियां हिमालय के उत्थान से पहले इनका उत्थान हो चुका था, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। और हिमालय के उत्थान के दौरान ये नदियां हिमालय को काटती गई और हिमालय में काट के पास यानी दर्रे बना के दूसरे देश में इंटर कर गई। तो उन्हीं एक नदियों में से एक नदी है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि एक आपका पूर्ववर्ती नदी में से एक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और दुनिया की ये सबसे लंबी नदियों में से एक इसका नाम आता है। और सबसे ज़्यादा इसका पानी का जो वॉल्यूम होता है सबसे ज़्यादा इसके पास होता है, 4 नदियों में इसका भी नाम आता है। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट जिसको हमने आपको बता दिया। और ये इनकी इंटरनेशनल रिवर है, 3 देशों से होकर गुजरती है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, ये आपको बता दे रहा हूँ और बाकी सब लेक्चर में आपको प्रत्येक चीज़ कवर करा दूंगा। आई होप गाइज आपको लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जी आइए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आपका कैलाश श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर लेक है, वहीं पे उसी साइड से एक लेक है मानसरोवर लेक, वहीं से एक ग्लेशियर, उसी ग्लेशियर से ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल रहा है तिब्बत होते हुए फिर से भारत में इंटर करता है। भारत में इंटर करके अरुणाचल प्रदेश, आसाम होते हुए सीधा आपका बांग्लादेश इंटर करते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने जल को लाके मर्ज कर देता है, मिला देता है बे ऑफ बंगाल में। ये थे आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को मैंने यहाँ पे लिखा सांगपो, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही दिहांग नदी आगे बढ़ती है, आसाम में प्रवेश करने से पहले अरुणाचल प्रदेश के लास्ट बॉर्डर पे यहाँ पे 2 नदी दिबांग और लोहित नदियां आके इसमें मिल जाती हैं। और जैसे दोनों मिलती है और जैसे इंटर आसाम में करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। और जैसे ही आसाम में प्रवेश करती है, यहाँ पे सुबनसिरी, मानस तथा अनेक छोटी छोटी इसकी सहायक नदी अपने जल को लाके इसमें मिलाती है। और फाइनली ये आसाम होते हुए फिर यहाँ से मेघालय से एक बराक नदी आती है, इसमें मिल जाती है। और इधर से गंगा नदी, हमने आपको ऑलरेडी गंगा नदी के चैप्टर में बताया था, गंगा नदी आके इसमें मिलती है, जो गंगा नदी को इसमें हम पद्मा बोलते थे, पद्मा आके इसमें मिलती है। और यहाँ से बराक नदी और फाइनली जो है आपका बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। यानी फाइनली नदी, जब कोई नदी बे ऑफ बंगाल में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तो अपने जल को मिलाने से पहले इसका मेघना कहा जाता है। और जैसे बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको हम, ठीक है आइए बात करते हैं हम। ये था, मैंने मैप को आपको समझा दिया। फिर यहाँ पे एक नदी है तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम के एक ग्लेशियर से निकलता है और सीधे ब्रह्मपुत्रा नदी में अपने पानी को लाके मिलाता है। फिर गंगा नदी को हमें देख लीजिए। ये टोटल जो मैंने मैप बनाया है, मैप को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए अब इसी चीज को मैं जो नोट डाउन किया, जो इंपॉर्टेंट के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हैं जो परीक्षा में आते हैं, आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं आने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सब यही से आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को लेकर आगे चलते हैं। कैलाश श्रेणी आप जानते हैं, ऑलरेडी हमने हम लोग कर चुके हैं। हिमालय रेंज का जब उत्थान हो रहा था तो कैलाश श्रेणी के दक्षिण में, यहाँ पे कैलाश श्रेणी के दक्षिण में एक लेक है मानसरोवर लेक, इमेज में आप देख रहे होंगे मानसरोवर लेक है। उसी मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी आपका हिमनद है, ग्लेशियर है। यहीं से कहाँ निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है और यहीं से निकल के तिब्बत होते हुए फिर भारत होते हुए आपका बांग्लादेश होते हुए बंगाल में जल गिरा देती है। तो टोटल इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा की टोटल लंबाई, कंप्लीट लंबाई 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक आता है। विश्व की जितनी भी सबसे बड़ी बड़ी लंबी नदियां हैं, चाहे वो अमेजन रिवर हो, चाहे नील रिवर हो, चाहे वांगो रिवर हो, जितनी भी बड़ी बड़ी जितनी भी लंबी लंबी नदियां हैं उनमें ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम एक आता है। और जल के मैटर में जल सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, मतलब उस नदी के बेसिन में सबसे ज्यादा जल का आयतन की बात करें तो दुनिया की 4 नदियों में इसका नाम आता है। नदी को अपने बेसिन में सबसे ज्यादा जो नदी है, उस नदी का जो बेसिन होता है उसमें पानी को कितने लिए हैं, उनका कितना डेंसिटी यानी उसका वॉल्यूम कितना, कितने आयतन को पानी अपने आप में रखी है, उसमें दुनिया की 4 सबसे बड़ी नदियों में इसका एक नाम आता है। इसमें अमेजन है, नील है, वांगो है और आपकी ये नदी हो गई। ये थे बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। अपवाह तंत्र
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, यानी तिब्बत में बहता है, उसके साथ साथ भारत में, उसके बाद ये बांग्लादेश में इंटर करता है। और टोटल इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें, कितने किलोमीटर स्क्वायर में इसके जल कवर करते हैं, 5,80,080 किलोमीटर स्क्वायर में। जी हाँ, 5,80,080 किलोमीटर स्क्वायर में इसके जल पूरे एरिया को कवर करते हैं। और भारत में इसकी कुल 3,40,000 किलोमीटर स्क्वायर। इवन ये नदी, इस नदी की सबसे ज्यादा लेंथ कहीं है, तो इस नदी की सबसे ज्यादा लेंथ कहीं है तो वो है आपका तिब्बत में है, ठीक है। उसके बाद भारत में है, तो जाहिर सी बात है। और भारत में से कितना अपवा बेसिन कितना है, 3,40,000 किलोमीटर, ठीक है। जबकि लंबाई भारत में कितना है, 1,346 किलोमीटर। 1,346 किलोमीटर यानी 2,900 किलोमीटर में लगभग कह सकते हैं आप आधा आधा से भी के आसपास है। लेकिन इसका जो अपवा बेसिन है 5,80,000, उसमें 3,40,000 यानी आधा से ज्यादा इतना अपवा तंत्र हम इसका अपने देश में, हमारे देश में ये कवर करता है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो गुम्फित मार्ग आगे बताएंगे, जैसे ये प्लेन में इंटर करती है तो इसका एक्सपांसन बढ़ जाता है, नदियों का जो क्या बोलते हैं छोटी छोटी बहुत वितरिकाएं बढ़ जाती हैं, जिससे इसका अपवाह बेसिन काफी बढ़ जाता है। तो ठीक है, हमने देखा 3,40,000 किलोमीटर भारत में इसका है, और टोटली 5,80,080 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र ओवरऑल है। ब्रह्मपुत्र का अधिकतम लंबाई कहाँ है, तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे अधिकतम लंबाई कहाँ है, तिब्बत में, यानी 2,900 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी लंबाई तिब्बत में है, और मात्र 1,346 किलोमीटर की लंबाई भारत में है। बाकी बांग्लादेश में कुछ पार्ट चली जाती हैं। ये थे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फैक्ट जो एक परीक्षा में आ चुके हैं, आने की 99% पॉसिबिलिटीज है। इससे आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। ये थी चीजें। अब आगे सीरीज को बढ़ाते हुए बात करते हैं तिब्बत के बारे में। तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला, प्योर करने वाला। इसलिए सांगपो को तिब्बत में इसको सांगपो कहा है, इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यदि तिब्बत आप जानते हैं, तिब्बत काफी ऊंचाई पे है, हिमालय जो है, हिमालय से उत्तर साइड में है, हिमालय से, और उसका जो तल हिमालय से ऊपर है, उत्तर नॉर्थ साइड में है। तो अगर समुद्र तल से बात करें, हिमालय में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, सॉरी तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, अगर समुद्र तल से उस ब्रह्मपुत्रा रिवर के तल को तुलना किया जाए तो लगभग 4,000 मीटर ऊंचाई उसकी है, यानी 4 किलोमीटर हम उसका ऊंचा मान सकते हैं। अब सोचिए, कोई समुद्र का तल है और यहाँ से 4 किलोमीटर ऊंचा कोई नदी बह रही, उतने ऊपर से आ रही है, तो उस वाले तिब्बत वाले पार्ट के साथ 4 किलोमीटर वाले पार्ट पे जो नदी बह रही है, अगर वहाँ पे कुछ प्लेन एरिया है और उस प्लेन पे ये नदी बह रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो वहाँ पे नौकागम्य की स्थिति काफी ज्यादा चलती है, यहाँ पे नावें बहुत चलाई जाती है। ये एक कह सकते हैं विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त स्थान है तिब्बत में। वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं, जितने भी टूरिज्म के काफी शौकीन होते हैं, जैसे तिब्बत में जाते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर में बोटिंग करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि बोटिंग करना अपने आप में एक अद्भुत और एक अमेजिंग नजारा हो जाता है। क्योंकि समुद्र के तल से 4,000 मीटर अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर आप हाइट पे आप वहां पे बोटिंग कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत चीज है, ठीक है। तिब्बत में सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। समुद्र तल से ऊंचाई 4,000 मीटर यानी 4 किलोमीटर, वहां पे नावें चलती हैं, आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे ऑलरेडी बोला था, हिमालय का जो मैं आपका एक्सपांसन बता रहा था पश्चिम से पूर्व, उसमें बोला था हिमालय जो है पूर्व साइड में आके नामचा बारवा साइड में, ये से यू दक्षिण पूर्व की साइड में पर्वत घूम जाती हैं। तो वही नामचा बारवा पर्वत के पूर्व में आके, जैसे नामचा पर्वत यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके यू टर्न ले लेती है, यहाँ पे पूरब नदी में यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे नामचा पर्वत श्रेणी के पास पहुंचती है, अभी देख रहे होंगे, जैसे वहां पे पहुंचती है तो वहां पे यू टर्न लेके भारत में इंटर करती है। देखिए यहाँ पे यू टर्न लेके भारत में इंटर कर रही है, और वहीं पे एक बहुत बड़े गाछ का निर्माण करती है, इसे दिहांग गाछ कहते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे, ऑलरेडी हमने दिहांग गाछ का अध्ययन, सिंधु गाछ और दिहांग गाछ का अध्ययन हिमालय वाली श्रेणी में मैंने आपको बता दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके हिमालय के उत्थान वाले चैप्टर, यानी हिमालय रेंज के प्रत्येक चीज को आप देख उसमें देख सकते हैं दिहांग गाछ और सिंधु गाछ क्या है। तो जैसे ये नामचा बारवा पर्वत पे जाती है, यू टर्न लेके दिहांग गाछ का निर्माण करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, इस नदी को दिहांग नदी बोलते हैं। जैसे इंटर करती है, फिर दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानती है यही नदी, और फिर दिबांग और लोहित नदी मिलने से, दिबांग और लोहित नदी दो नदियां यहाँ पे आके जब मिलती हैं, आगे पीछे आके जब नदी मिल जाती हैं तो असम में चली जाती हैं, और वही असम में इसको ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए सांगपो, दिबांग, दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्रा, और फाइनली यहाँ पे आपका मेघना, फाइनली आपका मेघना। ये है मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम। देखिए सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा और मेघना, ठीक है। और क्वेश्चन में
परीक्षा में ब्रह्मपुत्र रिवर से अधिक इस पे क्वेश्चन आते हैं इसकी सहायक नदियों से। इसकी सहायक नदियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें आप याद कर सकते हो सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया, मानस। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहायक नदियों में सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया और मानस, ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी रिवर्स हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जैसे इंटर करती है इसको जमुना के नाम से जानते हैं, जैसे बांग्लादेश में इंटर करती है वहां पे जमुना के नाम से जानते हैं। और यही बराक नदी आके जब इसी नदी मिल जाती है और यहाँ से गंगा नदी जैसे आ जाती है तो इन सबके संयुक्त मिलन को हम इसको मेघना कहते हैं। फाइनली ये किस नाम से जानती है, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ठीक है। और तीस्ता देख रहे हैं, तीस्ता नदी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा या आप खुद देख सकते हैं। तीस्ता काफी छोटी नदी है, इसके ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिक्किम में एक ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर से शायद तुजू ग्लेशियर कैसे कुछ है, ग्लेशियर का नाम नहीं याद आ रहा है, उसी ग्लेशियर से यहाँ पे निकलती है क्या आपकी तीस्ता नदी और यहाँ के आके आपके ब्रह्मपुत्र के दाहिने साइड में आके अपने जल को मिला देती है। और गंगा जो कि पद्मा, गंगा जैसे ही बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं, जैसे उसमें मिल जाती है और बराक नदी उधर से आती है और अंततः बराक नदी गंगा नदी के संयुक्त जो धारा हो जाती है वही मेघना नदी कहलाती है। यानी दिहांग, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और फाइनली मेघना। ठीक है, बांग्लादेश में इंटर करने के तुरंत बाद क्वेश्चन आ जाए, बांग्लादेश में इंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, तो जमुना। लेकिन जैसे गंगा और बराक नदी अपने जल को इसमें मिला देती हैं तो इसको बोलते हैं मेघना। यानी फाइनली सांगपो एक मेघना नदी के नाम से बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिरा देती है। और बराक नदी की सहायक नदी है, बाय द वे आपको ऑप्शन में आ जाए एलिमिनेट करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे आरओ व्हाटएवर जो भी एग्जामिनेशन हो, अगर आपको बराक नदी आ जाए या पूछ इसकी सहायक नदी क्या है तो आप देख सकते हैं माकू, तरंग, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, ईटीसी। काफी इसका जो नाम है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ के लोकल रीजनल नाम के अकॉर्डिंग रखा गया, इसलिए काफी आप कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे। बराक नदी की मुख्य नदी एक बार और देख सकते हैं माकू, तरंग, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी और छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान देने लायक है, मैं सबसे नीचे लिखा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र। आसाम घाटी में जैसे ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो वहां पे उसको समतल मैदान मिलता है, प्लेन एरिया मिलते हैं। जैसे प्लेन एरिया में प्रवेश करती है, मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था नदी वाले चैप्टर में, जैसे ही नदी कोई प्लेन में एंटर करती है, यानी जब उसकी नदी की जो वेग होती है, नदी के पानी की जो वेग होती है जैसे कम होती है तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट लाती हैं वो वहां पे लाके छोड़ देती हैं और वहां पे नदी के जो पार्ट होते हैं कई भागों में बट जाते हैं, कई छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाते हैं और नदी का जो मार्ग होता है बिखर जाता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में बिखर जाता है। तो वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी जैसे इंटर करती है आसाम में, वहां पे प्लेन मैदान मिलते हैं और इसके पार्टें छोटी छोटी वहां पे सेडिमेंट इकट्ठा करते हैं और इनकी रास्ते जो है बाधित हो जाती हैं और छोटी छोटी अनेक भागों में बिखेर देती हैं और कहीं कहीं यही मिट्टी जो होता है इतना ज्यादा जमा हो जाता है, एक प्रकार का वो आइलैंड बन जाता है। ऐसा आइलैंड नदी वाला आइलैंड बन जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा माटी ऊपर से, बहुत ज्यादा सेडिमेंट मिट्टी छोटे छोटे पार्ट्स को लाती है, ऊपर से लाती है यानी पर्वत साइड से लाती है और लाके अपने जैसे प्लेन में आती है, इनका वेग वेलोसिटी कम होता है, स्पीड कम होता है, लाके छोड़ देती हैं और वहां पे इनका मुंह का जो मुंह होता है, इनका मुहाना होता है वो रुक जाता है, यानी दिशा इनका फिर बदल जाती है, छोटी छोटी पार्ट में अनेक नदियां वितरिकाएं बह जाती हैं और वहां पे एक आइलैंड का निर्माण होता है, एक नदी आइलैंड का निर्माण होता है, नदी द्वीप का निर्माण होता है। छोटी छोटी बहुत वहां पे नदी द्वीप का निर्माण हुआ। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर जब आसाम में प्रवेश करती है, यानी आसाम में जैसे ही नदी ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो वहाँ पे गुम्फित मार्ग, यही अपने मार्ग में छोटी छोटी पार्टों में बढ़ जाती है और वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है और उसी पे आइलैंड का निर्माण हुआ। उसमें सबसे बड़ा कोई आइलैंड है, सबसे बड़ा कोई आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा कोई नदी द्वीप आइलैंड है, माजुली आइलैंड है। गुम्फित मार्ग कुछ नहीं है, जब नदी आती है ऊपर से आती है, सेडिमेंट लेके आती है और अपने मार्ग में जैसे ही आती है और उसका स्पीड वेलोसिटी कम होता है तो अपने रास्ते में और सेडिमेंट को छोड़ देती है और नदी की जो पार्ट होती है छोटे छोटे अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और जो छूटे हुए पार्ट होते हैं वही एक आपके नदी आइलैंड के पार्ट का, मतलब नदी आइलैंड बन जाते हैं। उसी में सबसे बड़ा आइलैंड कोई है तो माजुली आइलैंड है। अभी क्या हुआ, फिलहाल में माजुली आइलैंड पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्या मंडरा रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, यानी एरोजन, सॉरी सेडिमेंटेशन नहीं, अपरदन हो रहा है, यानी तेजी से ब्रह्मपुत्र रिवर, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तेजी से, मनुष्य मतलब अपनी तमाम जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज से ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। जब ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र रिवर में जो पानी का वॉल्यूम होगा, जो पानी का आयतन होगा काफी उसका बढ़ेगा। जब पानी का आयतन जो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है
तो पानी की जो गति है यानी ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है, अभी पिछले साल ही बाढ़ आया था काफ़ी। असम के कंचनजंगा जो नेशनल पार्क उसमें दिक्कत आए थे, वहाँ पे बहुत से बाढ़ आ गए थे, तो वो अलग पार्ट है। तो जब नदी की पानी में उसका वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नदियों का वेग बढ़ेगा। जब नदियों का वेग बढ़ेगा और नदी के बीचों बीच ही कोई आइलैंड है, नदी वाला आइलैंड, जैसे माजुली आइलैंड है, बीचों बीच में ही है, नदी के बीचों बीच में, आप इमेजेस देख रहे होंगे, तो बीच बीच में है, तो जाहिर सी बात है जब नदियाँ बहुत तेज से आएंगी, उसमें पानी पहले की मात्रा में ज़्यादा फ्लो कर रहा है, अब पहले से उनकी गति बढ़ गई, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है वो इरोजन होगा, मृदा का अपरदन होगा, मृदा को नदी काटेंगी। तो इतने तेजी से माजुली द्वीप कट रहा है, आने वाले समय में माजुली द्वीप का नामो निशान खत्म हो सकता है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ ह्यूमन, हमारे और आपके वजह से माजुली ऐसे सुंदर और मतलब अमेजिंग जो आइलैंड है, नदी आइलैंड है, उसका मतलब विनाश तेजी से हो रहा है। तो ये थे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं। कंसेप्ट, फैक्ट, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, राज्य में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से राज्य में उसे किस नाम से जाने जाते हैं, किस ग्लेशियर से निकलती है, और इस पे इसकी लेंथ कितनी है, इसका अपोआ बेसिन कितना। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ऑलरेडी कंसेप्ट भी मैंने आपको कवर कराया। इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उम्मीद करते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आया। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। उम्मीद करते हैं गाइज आपको काफ़ी अच्छा लेक्चर लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। हाँ, और उसके बाद से जो अपने आप को, अपने फैमिली वालों को सेफ और सुरक्षित रखें, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें।